टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल सा एक्ट, इससे इजी एक्ट कुछ भी नहीं है। एक एक चीज को इतना सिंपल वे में समझा दूंगा, सब चीज याद रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक्ट आया था 1 जुलाई 1930 को, 1930, 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट आया था। ध्यान से सुनिएगा, स्कोप ऑफ द एक्ट मतलब इस एक्ट में क्या चीज कवर है। ठीक है, बोलता है दिस एक्ट डील्स विथ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होगा तो ये एक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल समझिए, आप कोई चेयर बेच रहे हो या कोई बुक्स बेच रहे हो, जिस चीज का मूवमेंट हो सके, जिस गुड्स का मूवमेंट हो सके, उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिए, जिस प्रॉपर्टी का आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्री कर रहे हो तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो सर हमको ये बताइए, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लाइक लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो वो कहां जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का याद रखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। तो अपने को जानना नहीं है, अपने को सिर्फ ये जानना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्री होगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए, सिंपल सा भाषा में समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस और फॉर कंसिडरेशंस। मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर बायर को कोई गुड्स बेच रहा है और उस गुड्स के बदले उससे कुछ पैसा ले रहा है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिंपल सा, एकदम सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हम एक सेलर है और बायर को कुछ गुड्स बेच रहे हैं, याद रखिएगा, सिंपल सा है। सेलर ट्रांसफर करता है गुड्स, हम सीधा सा बात है, हम किसी को कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ गुड्स बेच रहे हैं, उसके बदले उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आया? वह कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर गुड्स का ओनरशिप पास कर रहा है बायर को कुछ पैसा लेके। सिंपल सा भाषा में, हम आपको कोई बुक बेच रहे हैं और बुक्स के बदले आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं। एक गुड्स बेचे, गुड्स के बाबत में आपसे पैसा लिए, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद रखिए, दो प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, याद रखिएगा। एक होता है जो गुड्स जिसका ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सिंपल सेल, मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली। या दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब आप हमको बोले कि ये इस टाइप का मशीन बना के दो, या 10,000 क्वांटिटी इस टाइप का बना के दो, हमको 1 महीना बाद देना, मतलब हम प्रोडक्शन उसका 15 दिन बाद करेंगे, मतलब फ्यूचर डेट में सेल करेंगे, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मतलब ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्यूचर डेट में, मतलब करेंट गुड्स या फ्यूचर गुड्स, दोनों प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कवर होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो समझ में मतलब आ गया, सिंपल सा भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब किसी को गुड्स बेचना पैसे लेके, सिंपल सा तरीका यही है। आगे देखिए, कुछ दूसरा टर्म पढ़ते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, किसके बिना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? सेलर बायर को कुछ सामान बेच रहा है, कुछ गुड्स बेच रहा है, उसके बदले बायर से कुछ पैसा ले रहा है। सिंपल सा चीज यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। डेफिनेशन से मीनिंग को निकालिए। तो एक एसेंशियल क्या चीज जरूरी हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, याद रखिए, दो पार्टी का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। बिना बायर और सेलर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट क्या? गुड्स होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का? गुड्स। तो ये दो तो हम जनरल नॉलेज से बोल दिए कि दो पार्टीज होना चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड बायर एंड सेलर। दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स का बिक्री होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्री होना चाहिए। अब ट्रांसफर, जो है सेलर बायर को कुछ बेचेगा, कुछ गुड्स बेचेगा, उसके बदले बायर से क्या लेगा? कुछ पैसा लेगा, कुछ कंसिडरेशन लेगा। याद रखिएगा, कंसिडरेशन कुछ पार्ट और कुछ काइंड में भी होगा तो भी चलेगा। मतलब याद रखिएगा, सपोज आपने किसी को
10,000 रुपए का सामान बेचा, उसके बदले वो बोला कि हम सिर्फ 8,000 कैश दे पाएंगे, 2,000 का कुछ और सामान दे दे रहे हैं तो चलेगा। याद रखिए, पार्टली कैश और पार्टली काइंड चलेगा, लेकिन फुल्ली काइंड होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वायलेशन हो जाएगा। तो उस चीज को एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उसको देना पड़ेगा केस में। पार्टली केस पार्टली काइंड अलाउड है, फुल्ली केस अलाउड है, लेकिन फुल्ली काइंड अलाउड नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टीज होता है, बायर एंड सेलर। गुड्स बिकना चाहिए सेलर के द्वारा, तीसरा है उसके लिए सेलर को कुछ प्राइस मिलना चाहिए, और ट्रांसफर किसके किसके बीच होना चाहिए, सेलर और बायर के बीच। ये चार सिंपल सा पॉइंट आपको याद रहेगा। देखिए ये चीज लिखा हुआ है, दो पार्टीज, गुड्स का बिकना चाहिए, उसके बदले प्राइस मिलना चाहिए, तीसरा और चौथा बोलता है सेलर और बायर के बीच में वह कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट मस्ट बी कंडीशनल और एब्सोल्यूट। ये कॉन्ट्रैक्ट में यदि सेलर और बायर कुछ कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या बिना कंडीशन के भी कर सकते हैं। ये कंडीशनल भी हो सकता है और बिना कंडीशनल के भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है ऑल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो 5 कंडीशन है सारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड होने से नहीं होगा। गुड्स, गुड्स का मीनिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा गुड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोलता है, एकदम सिंपल लॉजिक में समझिए। गुड्स मतलब एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटर्नल क्लेम एंड मनी। बोलता है सारा मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स मानेंगे, पैसा को छोड़ के। इतना याद रखना है। आगे देखिए, बोलता है एक्सटर्नल क्लेम मतलब किसी से हमको पैसा पाना है, किसी से पैसा पाना है तो वो घुमा फिरा के मनी तो हो गया। एक्सटर्नल क्लेम मतलब मिस्टर ए से हमको 10,000 रुपया पाना है, हम मिस्टर बी को बोले कि हम मिस्टर ए से पाते हैं, और मिस्टर बी को हमको सपोज 10,000 रुपया देना है, तो मिस्टर बी को बोले मिस्टर ए से ले लो। तो अल्टीमेटली एक्शनेबल क्लेम मतलब किसी से हमको पैसा पाना है, तो पैसा कभी भी गुड्स नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो हर प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी पैसा को छोड़ के वो हो गया गुड्स, याद रखिएगा। प्लस और क्या क्या चीज आएगा, ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट लाइन में ये समझ में आ गया कि सारा मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोलेंगे पैसा को छोड़ के, तो ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटर्नल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स। और गुड्स में क्या क्या चीज आता है ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक और शेयर्स आपको पता है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास मतलब घास वगैरह जो उगता है जमीन के ऊपर वो हो गया ग्राफ्स, वही ग्रोइंग ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब छोटा छोटा गच। एंड थिंग्स अटैच टू लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड मतलब ट्री, गच। याद रखिए, थिंग्स अटैच टू लैंड मतलब ट्री, सिंपल सा चीज है। तो क्या क्या गुड्स में आया, स्टॉक आया, शेयर्स आया। पहला दो एस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, फिर जी से दो चीज, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और तीसरा है ट्री, याद रखिएगा। देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है गुड्स का, इस फॉर्मूला को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गुड्स मतलब बोला गया सारा मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस शेयर, स्टॉक, क्रॉप्स, ग्रास एंड ट्री। थिंग्स अटैच टू लैंड मतलब ट्री, ट्री को बोला गया है, गच को बोला गया है। और क्या चीज नहीं आएगा उसको माइनस कर दिया है मैंने, मनी एंड एक्सटर्नल क्लेम गुड्स का पार्ट नहीं है। तो सीधा सा एक लाइन एक तो याद रखिएगा, गुड्स मतलब सब प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी पैसा को छोड़ के। पैसा को जान करके नहीं डाला गया है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का था उसमें कुछ कंसिडरेशन रिसीव्ड होना चाहिए, और पैसा क्या आएगा, पैसा जाएगा तो गुड्स का पार्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा मीनिंग याद रखिए, गुड्स मतलब सब प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी पैसा को छोड़ के, याद रखिएगा। और क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, शेयर, स्टॉक्स, ग्रास एंड ट्री। बस इतना इस फॉर्मूला को देखिए समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए, टाइप्स ऑफ द गुड्स। ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ द गुड्स। टाइप्स ऑफ द गुड्स एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार का गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है गुड एग्जिस्ट कर रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय गुड एग्जिस्ट मतलब रेडी है, ऑनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स।
मतलब एग्जाम्पल हो गया बुक, चेयर, कार एटसेट्रा। ठीक है, गुड एग्जिस्ट करता है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, जब माल बेच रहे हैं तब गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। अब देखिए फर्दर बोलता है एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स बोलता है गुड्स आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक एग्जांपल लेंगे सब समझ में आ जाएगा। अनसर्टेन गुड्स बोलता है नॉट आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब्ड। ठीक है, एग्जांपल समझिए, मेरे पास 5 कार है, एक मारुति की कार है, 4 सुजुकी कंपनी की कार है। ठीक है, आपने कहा कि मैं स्पेसिफिक मारुति की कार तुमसे खरीदना चाहता हूं, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लीजिए। तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाई कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय। आपने कहा कि मैं सिर्फ मारुति की कार लूंगा, स्पेसिफिक गुड्स जो है मारुति की कार है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। अनसर्टेन गुड्स क्या हुआ, मेरे पास 4 सुजुकी की कार है, उसमें से मैंने कहा कि कोई भी एक तुमको दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट बना के, एनी वन कार, सुजुकी की 4 कार में से एक कार तुम ले लेना। तो आपने कार को आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई भी डिस्क्रिप्शन बता दिया आपने लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। और एक हो गया असर्टेन गुड्स, मतलब 4 सुजुकी की कार में आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद बोला कि कार नंबर 1 में लूंगा, तो गुड्स आइडेंटिफाई हुआ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स देखिए नाम से समझ में आ गया, विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय फ्यूचर गुड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको 10 चेयर आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से हम 1 महीना बाद बना के देंगे, फ्यूचर में बना के देंगे, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट गुड्स, द गुड्स acquisition, the goods acquisition depends upon happening or non happening of any events। बोलता है मैंने चाइना से कुछ माल मंगाया है, ठीक है, यदि वो माल मेरे पास आ गया इंडियन पोर्ट में तो मैं आपको दे दूंगा, यदि मेरा शिप आ गया चाइना से तो मैं आपको दे दूंगा, और किसी कारण नहीं आया तो मैं आपको वह गुड्स नहीं दे पाऊंगा। तो एग्जिस्टेंस जो है उसका आना और ना आना उसके शिप पे डिपेंड है, डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स। इवेंट्स के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंटीजेंट गुड्स। माने कोई कंडीशन एग्जिस्ट होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे उसका डिपेंडेंस है, इसी को बोलते कंटीजेंट गुड्स। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बहुत सिंपल सा है। देखिए सेल मतलब होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है ट्रांसफर होगा इमीडिएट। आप किसी को 10 शेयर बेच रहे हो, उसका ओनरशिप पैसा लोगे, 10 शेयर बेच दोगे, तो ओनरशिप सेल के समय गुड्स के इमीडिएट ट्रांसफर होगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एग्रीमेंट टू सेल मतलब आप बना उसके हिसाब से गुड्स बना के दोगे, ओनरशिप फ्यूचर डेट में दोगे, याद रखिएगा। तो एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप गुड्स का फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है, आप मेरी शॉप में आए, 10 चेयर देखे, बोले कि ये 10 चेयर हम खरीदना चाहते हैं, हम पेमेंट दे रहे हैं, हमको 10 चेयर दे दीजिए, ये हो गया सेल। सिंपल सा चीज है, आप आए, पेमेंट दिए और मैंने ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर कर दी। आपने 10 चेयर देखी, एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल देखिए, आपने 10 चेयर देखी, आपको चेयर का कुछ डिजाइन समझ में नहीं आया, आप बोले कि मेरे हिसाब से कुछ डिजाइन बना के दे दो। मैं बोला ठीक है, आपके हिसाब से मैं डिजाइन बना के दे दूंगा, आप आइएगा, एक एग्रीमेंट बना लीजिए और आप 10 दिन बाद आइएगा, मैं रेडी कर दूंगा, आप जैसे पैसा देंगे उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो आपके हिसाब से चेयर बनी और 10 दिन बाद आप जब पेमेंट देंगे, मतलब वो कंडीशन एग्जिस्ट होगा, उसके बाद ही आपको चेयर मिलेगा। तो ओनरशिप चेयर का फ्यूचर डेट में मिलेगा आपको, क्योंकि ओनर चेयर आज के दिन रेडी नहीं है, आपके हिसाब से बनेगी और आपको दिया जाएगा। समझ में आया? तो सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो रहा है। याद रखिए, सेल हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स का होगा, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग प्लस फ्यूचर गुड्स दोनों का होगा। याद रखिएगा, कुछ नहीं आया तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स का होता है, याद लिख दीजिएगा। और सेल के समय लॉस कौन बियर करेगा? बायर। एग्रीमेंट टू सेल के समय ऑब्वियसली सेलर लॉस बियर करेगा। याद रखिएगा, सेल जो एग्जिस्टिंग गुड्स का है उसको रीसेल नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, सेलर कैन नॉट रीसेल गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स को रीसेल किया जा सकता है। और एक लास्ट,
इसको सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कंडीशन एंड वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस वर्सेस वारंटी, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशंस क्या है, एकदम सुन लीजिए, याद हो जाएगा। कंडीशन बोलता है इट इज एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन चीज है, एसेंशियल माने मेन एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। यदि वो नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं चाहिए, वो नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड है, याद रखिएगा। तो कंडीशन क्या, इट इज एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। एग्जांपल देखिए, मिस्टर ए बोलता है कि हमको वह बाइक चाहिए जो कम से कम 40 किलोमीटर पर 1 लीटर तेल भराए तो 40 किलोमीटर का एवरेज दे। ठीक है, मतलब एक का रिक्वायरमेंट, एक का कंडीशन क्या है कि हमको वो बाइक चाहिए जो कम से कम 40 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर का एवरेज दे। लेकिन बी ने ए को ऐसी बाइक दे दी जो 30 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। तो यहाँ क्या कंडीशंस का ब्रीच हुआ, एक का जो मेन रिक्वायरमेंट था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो यह कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड हो जाएगा। तो कंडीशन मेन एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, याद रखिएगा। अब देखिए वारंटी का एग्जांपल समझिए। वारंटी, इट इज कोलेट्रल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, उसी को वारंटी बोलते हैं। याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा यदि वारंटी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल करा रहा हूं। मिस्टर ए को बाइक चाहिए थी, मिस्टर ए बोलता है यहां पर, उस समय पहला कंडीशन के समय क्या था, 40 किलोमीटर एवरेज का बाइक चाहिए था। लेकिन वारंटी का एग्जांपल में मिस्टर ए बोलता है कि हमको एक अच्छा बाइक चाहिए, बस क्या किलोमीटर चाहिए वो चाहिए उसको हमको मतलब नहीं है। मिस्टर ए बी के पास जाता है, बोलता है एक अच्छा बाइक दिखाइए। बी मिस्टर ए को बाइक दिखाता है, बोलता है ये 40 किलोमीटर का देगी एवरेज। बाइक कितना का एवरेज देगी, 40 किलोमीटर का। लेकिन जब बाइक खरीद लेता है तो एवरेज चेक करता है तो उसका एवरेज सिर्फ 30 किलोमीटर का दिखाता है। तो यह ब्रीच ऑफ वारंटी है। लेकिन ए का रिक्वायरमेंट क्या था, सिर्फ एक अच्छा बाइक का रिक्वायरमेंट था। बी बाइक बेचते समय यह बोल दिया कि ये 40 किलोमीटर का एवरेज दिखाएगा, दो वह एवरेज सिर्फ 30 किलोमीटर का दिखा रहा है। ए का मेन जो है एलिमेंट वो वायलेशन नहीं हो रहा है। दो बी ने झूठ बोल के बाइक बेची, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा ब्रीच ऑफ वारंटी के समय, याद रखिएगा। और देखिए, अब देखिए आगे, देखिए ये 2 पॉइंट और देखिए। ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ना, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और डैमेज भी क्लेम कर सकता है सामने वाला पार्टी। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं होगा, याद रखिएगा। और कंडीशंस याद रखिएगा, जो ब्रीच ऑफ कंडीशंस जो है मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा। बहुत सिंपल था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, याद रखिएगा। तो एक्सप्रेस कंडीशन आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन आपको ऊपर में समझ में आ गया है। अब एक्सप्रेस कंडीशंस क्या बोलते हैं, देखिए सिंपल भाषा में एक्सप्रेस कंडीशन मतलब वह कंडीशन जो एग्रीमेंट में रिटर्न में लिखी गई है। एग्रीमेंट में जो रिटर्न में जो बातें लिखी गई है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन, याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज विच आर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो जो बातें बोली गई है और जो जो कंडीशन रखी गई है उसी को बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस। और इंप्लाइड कंडीशन मतलब जो लॉ के हिसाब से मानी जाएगी, प्रिज्यूम्ड की जाएगी। देखिए द इंप्लाइड कंडीशन आर दोज कंडीशन विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कंडीशन का एग्जांपल, सपोज मैंने आपको गुड्स बेचा तो मैंने गुड्स की रेट जो फिक्स कर दी है। सपोज मैं आपको चेयर बेच रहा हूं और एक चेयर की 2000 रेट होगी, आपको 2000 करके देना पड़ेगा, वो कंडीशंस है, ये एक्सप्रेस कंडीशंस है। लेकिन इंप्लाइड कंडीशन का एग्जांपल कि जो सेलर है, देखिए कंडीशन, या देखिए
इम्प्लाइड कंडीशन किसको मानेंगे? देखिए, कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर ही अल्टीमेट ओनर है। जो हमको माल बेच रहा है गुड्स का, तो हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे कि वही ओनर है, तो सेलर को ही ओनर ऑफ द गुड्स माना जाएगा। कंडीशन एज टू टाइटल मतलब ओनर, सेलर को ही मानेंगे, सिंपल सा चीज है। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब इम्प्लाइड द कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब दोज कंडीशन विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, लॉ के द्वारा ये प्रिज्यूम्ड किया गया है, याद रखिएगा। तो सेलर को ही ओनर माना जाएगा, पहला इम्प्लाइड कंडीशन है। दूसरा बोलता है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेलर सेल कर रहा है आपको माल, जो डिस्क्रिप्शन बोल रहा है वही सेल कर रहा है। जो सैंपल सेलर ने बोला सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल के हिसाब से ही माल बिक रहा है। और याद रखिए क्वालिटी जो दे रहा है वो अच्छा क्वालिटी दे रहा है, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इम्प्लाइड वारंटी मतलब जो वारंटी लॉ के द्वारा प्रिज्यूम कर ली जाती है, मान ली जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में डालने का दरकार नहीं है, ठीक है। जैसे बायर एंजॉय द पोजीशन ऑफ द गुड्स आफ्टर बाइंग, मतलब सेलर जब बायर को गुड्स बेच देगा तो बायर उसको आराम से अपने हिसाब से यूज कर पाएगा। दूसरा, गुड्स फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, कोई थर्ड पार्टी का गुड्स पे चार्ज नहीं होना चाहिए सेलर का बेचने के बाद मेरे पास, वो बायर का हो जाना चाहिए। और वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, यदि कोई डेंजरस नेचर का गुड्स होगा तो उसको पहले से डिस्क्लोज कर देगा। सपोज जैसे एसिड बेचता है कोई, तो एसिड के डब्बे में वो चीज डिस्क्लोज होती है, तो डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स का जब भी रहेगा उसका डिस्क्लोजर पहले रहेगा, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड केवियट इम्टो, इस मीनिंग को समझिए। इसका मतलब बोलता है लेट द बायर बिवेर। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप सब्जी मार्केट में आलू खरीदने जा रहे हैं। आप सब्जी मार्केट में जब आलू बाज के लाते हो और उसके बाद एज ए बायर आपने कुछ आलू खरीद के लाया और उसके बाद 10 में से 4 आलू पोचे निकल गए, सड़े हुए निकल गए, तो उसमें आपकी गलती है, सेलर की गलती नहीं है, बायर की गलती है। क्योंकि जब वो सिलेक्शन किया तो उसको समझ समझ के आलू को देख समझ के लेना चाहिए। यदि आलू सड़ा निकल गया तो वो गलती सेलर की, यही चीज बोला गया है कैविएट इम्प्टो में। When seller display their goods in the open market, it is responsibility of the buyer to select proper goods. ये responsibility है buyer की अच्छा goods को select करे। If goods turn out to be defective, buyer cannot blame to the seller. यदि आलू सड़ा हुआ निकल गया तो आप सेलर को जाके बोलोगे नहीं कि आलू सड़ा हुआ है, याद रखिए। यहाँ सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने गुड्स चूज करके खुद लिया था। द सेलर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैड सिलेक्शंस फॉर द बायर। अब कुछ बोलता है एक्सेप्शंस, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। क्या बोलता है? व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। व्हेन गुड्स आर नॉट मैच विद सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, मैंने सेलर ने मुझे कुछ सैंपल दिखाए थे कि ऐसा ही सैंपल का आलू देंगे और 10 बोरा मंगा लिए, सैंपल के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करेगा तो सेलर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। यदि वेयर द सेलर सेल द गुड्स, यदि सेलर ने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशंस करके गुड्स बेचा, फ्रॉड करके बेचा है, तो यह रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि इंप्लाइड कंडीशंस का भी ब्रीच किया गया है तो यह कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है अनपेड सेलर, ध्यान से सुनिएगा। अनपेड सेलर नाम से समझ में आ रहा है, मतलब वह सेलर जिसको पैसा का पेमेंट नहीं हुआ है, पेड नहीं हुआ है, अनपेड है, उसी को अनपेड सेलर बोलेंगे। देखिए, इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड टू द बायर, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, चीज को ध्यान से सुनेगा। इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, बायर ने पूरा पेमेंट नहीं किया है सेलर को। दूसरा, if negotiable instrument provided by the buyer get dishonor, बायर ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अनपेड सेलर का मतलब वह सेलर जिसने, ध्यान से सुनिएगा, यदि बायर ने सेलर को पूरा पैसा नहीं दिया, द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, बायर ने कोई माल लिया है और उसका पूरा पेमेंट सेलर को नहीं दिया है, या बायर ने कोई चेक दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, वो बाउंस हो गया है,
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अनपेड सेलर। सीधा सा बात है, सेलर ने आपको कुछ माल बेचा था, उसको उसका पूरा पैसा नहीं मिला है, इसीलिए उसको अनपेड सेलर बोलेंगे। अनपेड सेलर का क्या राइट है याद रखिएगा। सबसे पहला राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन ध्यान से समझिए क्या बोलता है। रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। हमने आपको 10 बोरा आलू का बेचा था, अब बायर मिस्टर एक्स को 10 बोरा आलू का बेचा था, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने मुझे चेक दिया, ये लो चेक ले लो और आप जमा कर लेना और हमको 10 बोरा आलू दे दो। मैंने 10 बोरा आलू दे दिया। अब मैं बैंक में चेक जमा किया तो बाउंस हो गया, मेरे को पैसा ही नहीं मिला। मैं अपना 10 बोरा वापस उठा के ले आऊंगा। राइट ऑफ लियन पोजीशन फिर से गुड्स का ले लूंगा मैं। रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। मेरा गुड्स का पोजीशन, मैं गुड्स अपना फिर से अपने पास ले आऊंगा, उसको बोलते हैं लियन। दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। याद रखिएगा, बोलता है when buyer become insolvent seller can resume position of the goods from carrier। याद रखिएगा, मैंने 10 बोरा आपको आलू बेचा, मिस्टर एक्स को बेचा, मैंने ट्रांसपोर्ट में माल लगा दिया, मेरा मेरा ड्राइवर जो ट्रक ड्राइवर अपना गाड़ी में लोड किया और आपके गोडाउन जा रहा था देने के लिए, लेकिन मेरे को रास्ता में पता चल गया कि आप इंसॉल्वेंट है, तो मैंने अपने ट्रक ड्राइवर को बोला कि ले आओ वापस गुड्स को। याद रखिए, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। और एक लास्ट राइट हैंड पेड सेलर के पास कि गुड्स को मैं वह आलू का बोरा किसी और को भी बेच सकता हूँ, राइट ऑफ रीसेल भी हो सकता है। तो राइट ऑफ लियन मतलब पोजीशन गुड्स का फिर से ले सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यदि माल ट्रांजिट में है तो उसको स्टॉप कर सकता है। और वो राइट ऑफ रीसेल भी कर सकता है। अब बायर का क्या क्या राइट है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी तक जो पढ़ा है, जो अनपेड सेलर का गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट था वो था। अब अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट होगा याद रखिएगा। सीधा सा बात है, तो स्यू बायर, बायर को स्यू कर सकता है यदि बायर पैसा नहीं देगा। डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है बायर को, और कुछ इंटरेस्ट का पैसा चार्ज होगा तो इंटरेस्ट के लिए भी बायर से पैसा मांग सकता है। जो इंटरेस्ट लगेगा उसका पैसा भी स्यू फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है बायर को। याद रखिएगा, बोलता है राइट ऑफ द बायर। बायर का क्या क्या राइट है याद रखिए। बायर का पहला राइट क्या है कि रिसीव करेगा गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लेगा। सेलर को स्यू कर सकता है यदि सेलर टाइमली डिलीवरी नहीं देगा और कुछ डैमेज हो जाएगा, यदि गुड्स में कुछ डैमेज हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट सेलर को सू कर देगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे स्कैनर के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा सारा चैप्टर का सब कुछ करा दिया है, ठीक है। मेरी क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।